अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें जो है हम लोग मॉडल पेपर 4 को जो है सॉल्व कर रहे थे। तो इसलिए इससे पहले जो है पिछले 3 पार्ट कर चुका हूँ। तो मॉडल पेपर 4 का उसमें ऑलरेडी संदर्भ क्वेश्चन नंबर 29 तक मैं डिस्कस कर को, तो उसी का जो है मॉडल पेपर 4 का जो है आगे का कंटिन्यूटी पार्ट है। जो 30 जो है 30वां क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करेंगे जो संदर्भ का है। तो इसमें इनसे 5 सवाल आती हैं को मैं ऑलरेडी बोल को हूँ। तो दोबारा आपको रिमाइंड करते हुए, तो एक सवाल ऑलरेडी हमें डिस्कस कर चुके हैं, तो अब उसका 4 सवाल बचे हैं। अब वो 4 सवाल में 30वां जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमें आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ। तो एक संदर्भ का लाइन है जो कोई किसी भी लेसन या नज़म से एक लाइन उठा को देती है संदर्भ में, तो उसको हमें पॉइंट वाइज बना को आंसर लिखना है। यानी पहले आय के लिखना है, यानी उसमें ऑथर का नेम, किताब का नाम और सबक का नाम लिखना, और हु सेड टू हुम, यार यारी ಹೇಳಿದರು सेकेंड पॉइंट में आना। थर्ड पॉइंट में संदर्भ यानी कौन से मौके के दौरान ये लाइन आया कर को लिखना, और स्वारस्य लिखना। तो इस तरह से हमें लिखे तो उसके ऊपर जो है मार्क्स हमें 3 मार्क्स मिलती है। तो अब ये लाइन को समझेंगे क्या है। निजवादा, ये सही एक सच्चे ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ, एक सच्चे उस्ताद की, सही उस्ताद की जो है, सही उस्ताद को स्ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ, अपने सगे बच्चों से ज़्यादा विद्यार्थिगळे, अपने शागिर्दान जो है ಹೆಚ್ಚು प्रियरागिरते, बहुत ही पसंदीदा रहते हैं, बहुत ही फेवरेट रहती है। यानी सही उस्ताद, एक अच्छे उस्ताद की जो है निशानी ये होती है कि वो अपने सगे बच्चों से ज़्यादा अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, तो इसमें ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ क्या बना को लिखना, ಆಯ್ಕೆ में लिखना। सबसे पहले हमें ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರ ಕರುಣಾಳು ಬಾಬೆಳಕೆ ಅಂಕಣ ಬರಹದಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ओके, तो आयके में क्या लिखती, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು यानी दिए गए जुमले को, सेंटेंस को डॉक्टर गुरुराज कर्जगी रवरा, डॉक्टर गुरुराज कर्जगी जो लिखो ही उनके करुणाळु बाबेಳಕೆ नाम के अंकण बरहदिंद, इस किताब से आरिಸಲಾದ, लिया गया काफ़ी कप्पू नाम के गद्य पाठದಿಂದ, नाम के सबक से जो है आಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, लिया गया। दिए गए लाइन को डॉक्टर गुरुराज कर्जगी जो ऑथर ही, उन्होंने लिखे गए ये किताब है करुणाळु बाबेಳಕೆ नाम की किताब है। तो उस किताब की एक लेसन है काफ़ी कप्पू नाम की सबक, तो उस सबक से इस लाइन को, इस जुमले को या दिए गए संदर्भ के सवाल के लाइन को लिया गया है, जो कि एक सही, एक अच्छे उस्ताद की निशानी है कि वो अपने सगे बच्चों से ज़्यादा अपने शागिर्दों को, अपने स्टूडेंट्स को, तलबा को ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट याರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಯಾನ, ये ಆಯ್ಕೆ होगा किसमें से लिंक करको लाइन लिखे। ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಲೇಖಕರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। मतलब किसने किससे कहा करने का लिखना। गुरु शिष्यरा यानी उस्ताद और शागिर्द का भावनात्मक संबंध, एक इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनल रिश्ता दोनों के बीच में जो है इमोशनल सा जो रिश्ता है, कुरित उसके बारे में ಹೇಳುವಾಗ बोलते वक्त लेखकರು, ऑथर जो है ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, इस बात को बोलते हैं, ऑथर इस बात को बोलते हैं। ओके, तो अब संदर्भ में क्या करना, हಳೆಯ विद्यार्थिಗಳು, पुराने शागिर्द जो हैं, तಮ್ಮ हेडमास्टर, अपने जो हेडमास्टर हैं, हेड सर हैं, उनके मनेगे होदर, उनके घर गए। ओके, ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ, उन्होंने रिटायर्ड होको ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ, कितने साल हुए तो भी विद्यार्थिಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, शागिर्दों को देखकर संतोषಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, खुश हो जाते हैं। ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ, उनको जो है अपने सगे बच्चों से ज़्यादा विद्यार्थिಗಳೇ, उनके स्टूडेंट ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ज़्यादा पसंदीदा, ज़्यादा प्यारे रहती। ಏಕೆಂದರೆ किसलिए तो गुरुಗಳು, उस्ताद जो है ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, यानी अब बाप के जो है प्लेस में खड़े होकर मार्गदर्शन ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, गाइडेंस करती।
ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜಿಂದगी के सबक को सिखाती। तो इस तरह से ಇಲ್ಲಿ गुरु शिष्यर उस्ताद और शागिर्द के संबंध रिश्ते को और इमोशंस को गाइडेंस को मार्गदर्शन यानी उसके जो है गाइडेंस के बारे में अर्थपूर्णवाಗಿದೆ यह माना से बताता है। यानी तो इसमें क्या लिखती हैं तो उस्ताद और शागिर्द के बीच में का जो है एक इमोशनल रिश्ता किस तरह से रहना कर को बोलती। जब पुराने शागिर्द जो है अपने हेड सर को जब उन्होंने रिटायर्ड होकर घर में रहती उनसे मिलने के वास्ते उनके घर जाती तो उन्होंने रिटायर्ड होकर निवृत्ति आगी बहुत साल काफ़ी साल हो गए रहती तो उन्होंने अपने पुराने स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट को देख को वो सार जो है बहुत खुश हो जाती और अपने बेटों से ज़्यादा जो है उनको ज़्यादा प्यार करती। तो उस टाइम में क्यों कर तो एक सार जो है बाप के प्लेस में खड़े होकर स्टूडेंट को गाइडेंस करते रहती। तो उनकी स्टूडेंट्स और सार और उस्ताद की जो है इमोशनल अटैचमेंट और जो रिश्ते के बारे में बोलते होते ये वक्त जो है ये सेंटेंस आया है। तो इसमें मज़ेदार किस्म की बात जो है लास्ट है ये लाइन, ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ। यानी स्वारस्य पॉइंट है नहीं स्वारस्य फोर्थ पॉइंट मज़ेदार किस्म की बात में ये आता है। इल्ली गुरु शिष्य यानी उस्ताद और शागिर्द की संबंध रिश्ते के बारे में और मार्गदर्शन और उन्हें बताए जाने वाले रिश्ते गाइडेंस इसके बारे में बहुत जो है माने से बता रही है, अर्थपूर्ण एक मीनिंगफुल रहता है अगर को बोल रही है। मज़ेदार किस्म की बात स्टूडेंट को जो है एक उस्ताद करने वाले उनके साथ जो है किस तरह का रिश्ता रखती हैं और किस तरह से उनको रास्ता बता देती हैं गने की एक मज़ेदार किस्म की बात इसमें बताई गई। ओके तो इतना पॉइंट बना के लिखना। तो फर्स्ट पॉइंट आई के कर को आता इसमें लिखती। तो ऑलरेडी बहुत बार मैं संदर्भ जब कर को हूँ तुम ना मालूम हो उसमें जाको देखे तो मालूम होता है किस तरह से पॉइंट वाइज बना को लिखूँ। तो ये लेसन काफ़ी कप्पू का लेसन का सवाल है। तो ये लेसन मैं ऑलरेडी इसी चैनल में करको तुम्हें जाको इसी चैनल में काफ़ी कप्पू कर को टाइप करो अल्लन सर में तो तुम्हें जो है पूरा इस लेसन का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन रीडिंग और इसके जो है तमाम अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन तमाम चीज़ें तुम्हें मिल जाती हैं जो कि इसके अलावा भी दूसरे हैं वो भी और एडिशनल सब मिल जाती। ओके तो उसमें का एक सवाल देख सकती निಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ। एक सही सच्चे उस्ताद को अपने सगे बच्चों से ज़्यादा स्टूडेंट ही ज़्यादा पसंदीदा रहती। तो फर्स्ट आईके में कौन आथर किस किताब से लिया गया सबक लिखती हैं। बाद में हु सेड टू हुम सेकेंड पॉइंट में आता है। तो उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते के बारे में लेखकರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆಥರ್ बोल रही है सेकेंड पॉइंट। तो संदर्भ यहाँ से कौन से मौके में आया संदर्भ थर्ड पॉइंट हಳೆಯ विद्यार्थिಗಳು तो यहाँ से संदर्भ आता है। तो इस तरह से पॉइंट वाइज बना को लिखो तो 3 मार्क्स तुम्हारे। सर अगर इतने पॉइंट याद नहीं है तुमने कितने होते हैं उतने लिखो तो तुम्हें अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट के हिसाब से तुमना 2 नहीं तो 1 ऐसा मिलता है। ओके तुम्हें अटेम्प्ट कर को नहीं आए तो 0 मिलता है। उसके बजाय 1 इज़ ओके 2 इज़ ओके 3 ये तो वेरी खुशी की बात है वेरी हैप्पी थिंग। ओके तो इस तरह से तुम्हें अटेम्प्ट करना छोड़ना नहीं कौन सा भी सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 31 प्रश्न 31। तो सवाल नंबर 31 में क्या है देखेंगे। ದನಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನೋ ಏನೋ। तो सवाल है दनಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನೋ ಏನೋ। गायों को बैलों को चराते हुए ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ और कहाँ चले गया कि होदनो येनो क्या की। गाय बैलों को चराते और कहीं किधर चले गया कि क्या की। ओके दनಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನೋ ಏನೋ। तो ये मालूम हो गया दनಗಳು आया है एल्लिगे होदनो येनो आया कहाँ गया किधर गया। तो ये नन्ना गोपाला का है। जो गोपाला जब जंगल में अकेला आते रहता तो जब उसे फियर होता डर होता उस वक्त में जो अपने आप से बोल लेता वो बात ये है। तो नन्ना गोपाला लेसन भी मैं ऑलरेडी इसी चैनल में करता हूँ अल्लन सर ट्रस्ट में। तो तुम्हें कंप्लीट लेसन का एक्सप्लेनेशन रीडिंग और तुम ना अभ्यास प्रश्नಗಳು ग्रामर तमाम चीज़ें मिलती हैं अल्लन सर में। जस्ट जाकर तुम्हें इसी चैनल में टाइप करो तो इसके अलावा जो दूसरे भी तुम ना इसके रिलेटेड कौन से भी क्वेश्चन है तो भी तुम ना ईजी से सॉल्व कर सकती हो। ओके नेक्स्ट तो ये सवाल के बारे में अब हमें आंसर फाइंड आउट करेंगे। दनಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನೋ ಏನೋ। तो एक सबक से इस सबक से एक लाइन उठा को दे डालती संदर्भ में जैसा है देखो दनಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ बैलों को चराते हुए ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ कहाँ किधर की ಹೋದನೋ ಏನೋ चले गया कि क्या की। तो फर्स्ट पॉइंट आಯ್ಕೆ में ये लिखती। ओके ಆಯ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ में ये लिखती। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುವೆಂಪುರವರು ಬರೆದಿರುವ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ನಾಟಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಗದ್ಯಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ओके इस वाक्य को इस जुमले को कुवेंपुरವರು ಬರೆದಿರುವ कुवेंपु जो लिखो ही
ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ನಾಟಕದಿಂದ, ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ नाम के ड्रामे से सेलेक्टेड आयदा ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ गद्य पाठ, ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ नाम के सबक से आरिसिಕೊಳ್ಳ लिया गया है। नन्ना गोपाला नाम के सबक से इस लाइन को जो कुवेंपु लिखो हैं इस सबक के लाइन से इसको लिया गया है अगर को लिखते तो 1 मार्क्स तुमने मिल जाती। नेक्स्ट ಈ ಮಾತನ್ನು इस बात को ಗೋಪಾಲನು ಹೇಳಿದನು, कौन बोले ये बात को लिखे तो वो तुमना और उसके साथ आगे का पॉइंट लिखे तो संदर्भ जो तुमना उसको 2 मार्क्स वहाँ पे एक 2 मार्क्स मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट शुरू हो रहा है हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा अगर को लिखती ಈ ಮಾತನ್ನು ಗೋಪಾಲನು ಹೇಳಿದನು। ये बात जो है सवाल में दी ये लाइन, ದನಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು ಏನೋ, बैलों को चराते और किधर चले गए कि क्या की। तो इस बात को जो है गोपाला जो गरीब लड़का था नन्ना गोपाला लेसन में दो गोपाला लड़का उन्हें बोलता है ಈ ಮಾತನ್ನು ಗೋಪಾಲನು ಹೇಳಿದನು, इस बात को गोपाला ने कहा। अब यहाँ से संदर्भ थर्ड पॉइंट कंटिन्यू होता है जो कि ये भी इसको और इसको मिला के 2 मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो ಗೋಪಾಲನು ಇಳಿ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮರಳುವಾಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಯವಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಮಾತಿನಂತೆ ಬನದ ಗೋಪಾಲನನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ। ಬನದ ಗೋಪಾಲನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಗೋಪಾಲನು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಳು, ನನ್ನಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಯೇ ದನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವನಂತೆ, ದನ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನೋ ಏನೋ, ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನಂತೆ, ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ। ओके, तो यहाँ पे गोपाला जो है इली संजेಯಲ್ಲಿ शाम के वक्त में शालेಯಿಂದ स्कूल से मरಳುವಾಗ स्कूल से जब लौट रहा था कौन गोपाला शाम का वक्त में ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ जंगल के रास्ते में उसको डर हुआ, भयವಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಮಾತಿನಂತೆ यानी माँ के बात के हिसाब से ಬನದ ಗೋಪಾಲನನ್ನು जंगल के गोपाला से कूगी करेताने। जंगल में जो गोपाला उसका बड़ा भाई रहता है, माँ बोले रहती है ना तुझे डर हुआ तो तेरा बड़ा भाई गोपाला नाम का रहता, उन्हें वहाँ गाय बैलों चरा ले रहता उसे आवाज़ दे करको। तो उसी तरह से माँ के बातों के हिसाब से मातिनंते बनद यानी अपना बड़ा भाई जो जंगल में रहने वाला गोपाला है उसको बोल रही बनद गोपाला, तो वो बड़ा भाई गोपाला जो है उसको पुकारता है, कूगी करेयुत्ता है उसको पुकारता है अण्णा एलिद्दिया अगर को। तो बनद गोपाला जो जंगल में रहने वाला गोपाला उसका बड़ा भाई जो माँ बोले रहते उसके हिसाब से उन्हें जो है ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ कौन सा भी जो है रिएक्शन वहाँ से रिप्ले बारह जब उन्हें अन्ना एलिद्दिया ना गोपाल अन्ना अगर को जब वो लड़का उसका जो है गरीब लड़का बुलाता है मेरा भाई है कर को जंगल में, तो उसका जो है वहाँ से रिप्ले नहीं आता, क्या भी वहाँ से जो है उसका रिप्ले नहीं आता, क्या भी रिएक्शन नहीं आता। तो उस टाइम में गोपाला जो है अम्मा ಹೇಳಿದ್ದಳು, माँ बोली थी ना नन्नಣ್ಣ मेरा बड़ा भाई इल्लिये दना कायुत्तिरुवनंते, यहीं पर जो है बैल को चराता कहते ना, यहीं पे वो बैल गायों को चराने को रहता कहते ना इसी जंगल में, दना कायुत्ता वो बैलों को चराते हुए ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನೋ और कहाँ चलेगा कि ये नो और कहाँ चलेगा कि क्या कि अम्मा ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ माँ बोली है, तो इल्लिये ಇರುತ್ತಾನಂತೆ माँ बोली है तो उन्हें इधर ही शतागते। अम्मन मातु सुಳ್ಳಾಗದು, माँ की बात जो है कभी झूठ नहीं हो सकती, अम्मन मातु माँ की बात सुಳ್ಳಾಗದು झूठ नहीं सकती ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ करको बोल लेता। तो इतना संदर्भ में आता है। ओके, तो यहाँ आ ಮಾತನ್ನು ಗೋಪಾಲನು ಹೇಳಿದನು, ये ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು सेकेंड पॉइंट में आएगा। अब संदर्भ यानी कौन से मौके में आएगा करको ज़रा लेंथी जाता है ये लिखना तुम्हें, तो सिचुएशंस को लिखती है तुम्हें। तो क्या गोपाला जो है शाम का वक्त में स्कूल से जैसे ही लौट रहा था, जंगल में जब डर होता है तो माँ उसे बोले रहते तुझे डर हुआ तो जंगल में तेरा बड़ा भाई रहता बनद गोपाला, उसको आवाज़ दे, उन्हें आंखों तेरी जो है जंगल से जो तुझे रास्ता पार कराता है, डरना को करको हिम्मत देखो भेजती है। तो उसी तरह इन्हें जंगल में जब शाम का वक्त होता है घबरा जाता है तो उन्हें अपने बड़े भाई गोपाल अण्णा अण्णा एलिद्दिया अण्णा करको बुलाता है, तो वहाँ से कुछ भी जंगल से रिप्ले नहीं आता, क्या भी वहाँ से उसे आवाज़ नहीं आती, उसका क्या भी रिएक्शन नहीं आता। तो इन्हें दोबारा सोचता है माँ बोली थी मेरा भाई इधर ही गाय बैल चराते रहता है, तो उन्हें चरा ले कहाँ चलेगा कि क्या कि ना बा, तो अब माँ तो बोली है तो ये यहाँ छता इन्हें उसके बाद कभी झूठ नहीं सकती, यानी माँ के ऊपर का यकीदा यहाँ पे बताता है। तो मज़ेदार किस्म की बात में वो लिख सकती हैं जो लास्ट लाइन में है स्वारस्य में, फोर्थ पॉइंट स्वारस्य। ओके, स्वारस्य फोर्थ पॉइंट, स्वारस्य फोर्थ पॉइंट
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. तो मज़ेदार किस्म की बात स्वारस्य क्या का तो स्वारस्य यानी मज़ेदार किस्म की बात भी लिखना. 4th पॉइंट. तो ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನಿ यहाँ ಗೋಪಾಲಕು ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ अपनी माँ की जो है मातिನ ಮೇಲೆ बात के ऊपर इरुवा नंबिके रहने वाली जो बिलीवनेस जो है स्वारस्यकरವಾಗಿ मज़ेदार किस्म से मूडी मज़ेदार किस्म से आई है. ओके, तो ये हुआ यहाँ का लिखती हैं. तो क्वेश्चन नंबर 31 में एक जो है ऑथर का नाम, किताब का नाम और लेसन का नाम लिखती, बाद में हु सेड टू हुम लिखती, बाद में संदर्भ मौके को पूरा लिखती, बाद में फाइनली स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात को जो है लास्ट में लिखती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ देख सकती हैं. ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳ ತುಂಬ ಸವಿ ಚೈತ್ರವು, हर एक के दिल में जो है सवी चैत्र, हर एक के दिल में, हर एक के मन में जो है सवी चैತ್ರ. तो 13 ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಸವರಾಜ ಸಬರದವರ ಸಿಸಿಪಸರ ಸುತ್ತು ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಸವಿಚೈತ್ರ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. तो इस जुमले को बसवराज सबरजदो लिखो ही उनकी एक किताब है सिसिपसरा सुत्तु नाम की किताब, उसको बोलते हैं कवना संकलन. तो इससे लिया गया आरिಸಲಾದ सविचैत्र पद्यದಿಂದ, सविचैत्र नाम के नज़म से पद्यದಿಂದ आಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. सविचैत्र नाम के नज़म से इस लाइन को लिया गया है. तो फर्स्ट पॉइंट आयके में लिखती, संदर्भ जब भी देती. तो तुमने मालूम होगा ये सविचैत्र का सवाल है, क्योंकि ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳ ತುಂಬ सविचैत्र करको हैंदी, हर एक के दिल में, हर एक के मन में सविचैत्र, यानी इस चैत्र के मन को जो है मज़ा चखना, सविचैत्र करको देखो. तो ये नज़म जो सविचैत्र अल्लन सर चैनल में, इसी चैनल में मैं करको, तो मैं जाको डिटेल से देख सकती हैं. ओके, वर्ड टू वर्ड उसमें एक्सप्लेनेशन रीडिंग करको हूँ और तमाम अभ्यास प्रश्नಗಳು उस पोएम के रिलेटेड करको हूँ. जस्ट तुम इसी चैनल में जाकर टाइप करो तो मैं डिटेल से और भी इसके अलावा जो दूसरे सिमिलर क्वेश्चन ही वगैरह तुम्हें सॉल्व कर सकती हूँ. उसमें सॉल्व करको मैं बता को तुम्हें उसे जाकर जस्ट देख लियो. तो फर्स्ट पॉइंट तुमने मालूम हुआ आयके, जो कि ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ, यानी दिए गए सवाल के सेंटेंस को बसवराज सबರದ ಅವರ उनकी लिखी गई सिसिपसरा सुत्तु नाम के किताब की कवನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ लिए गए सविचैत्र ಪದ್ಯದಿಂದ, सविचैत्र नाम के नज़म से लिया गया है, ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂ ಸೆಡ್ ಟು ಹುಮ್ ಲಿಖನ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸವು ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ करको लिखना. यानी हु सेड टू हुम आता सेकंड पॉइंट में ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಈ ಮಾತನ್ನು. इस बात को कवि जनर मेले, जो पोएट जो हैं, पोएट जो है लोगों की ज़िंदगी के ऊपर, जनर मेले लोगों के ऊपर जो है चैत्र मास, चैत्र का जो महीना आता है ये बीरुवा, इन्हें जो है एफर्ट डालने वाला, इन्हें जो इफेक्ट डालता है, उस तरह का परिणाम क्या उन्हें इफेक्ट करता है, क्या उन्हें ये चैत्र का महीना आता है क्या क्या जो है चेंजेस लाता है करके उसकी चैत्र महीने के बारे में बोलते हुए पोएट इस बात को कहती. ओके, यानी इस बात को पोएट बोल रही है, यानी चैत्र का जो महीना, जिस तरह अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आता है, उसी तरह कन्नड़ा के भी मंथ्स आती हैं, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, भाद्रपद, ऐसा वगैरह वगैरह करको. तो उसी तरह चैत्र का जो मास है, यानी चैत्र मंथ, इट्स ए कन्नड़ा मंथ नेम. ओके, तो ये महीना क्या क्या चेंजेस लाता है, क्या क्या इसमें इफेक्ट्स जो है नेचर में लाता है, लोगों में लाता है करको, उसके बारे में खूबी को बताते हुए चैत्र महीने की यहाँ पे पोएट इस बात को बोल रही है करको. ओके, तो ये हो गया हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, वो चीज़ आ गई. तो फर्स्ट पॉइंट आयके भी हो गया यहाँ पे. तो अब संदर्भ कौन से मौके में आया. ओके, तो इसमें ಯುಗಾದಿ ಹಳತನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸತನವನ್ನು ತರುವ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಬೇವಿನ ಕಹಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಸಂಕುಲನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳ ತುಂಬ ಸವಿಚೈತ್ರವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखती है तो तुम्हें युगादि का महीना जो है हड़तन्नु यानी पुराने चीज़ को भुलाकर, हड़तन्नु मरेतु यानी पुरानी चीज़ को भुलाकर ಹೊಸತ नएपन को तरुवा लाने वाला एक संभ्रमದ दिन, एक सेलिब्रेशन का डे चैत्र मंथ या युगादि का फेस्टिवल. ओके, बदुकिनल्ली यानी ज़िंदगी में कष्ट सुखಗಳನ್ನು यानी मुश्किलात को, अच्छाई को, खुशी को समानವಾಗಿ ಈಕ್ವಲಿ हमें जो है ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಈಕ್वली हमें उसको एक्सेप्ट करना प्रतीकವಾಗಿ, इसकी निशानी के एतबार से बेवू बेल्लವನ್ನು नीम और गुड़ को परस्पर आपस में
ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, आपस में जो है हमें एक्सचेंज कर लेती हैं। आदरू फिर भी युगादिಯಲ್ಲಿ, युगादि फेस्टिवल के दौरान कष्टದ प्रतीकवाद यानी मुश्किल का जो सिंबल है, रिफ्लेक्शन है, उस हिसाब से बेविನ कहीं नीम की जो है कहीं नीम की जो है कड़वाहट कम होकर कड़िमेयागी संतोषದ प्रतीकवाद यानी खुशी का एक प्रतीक बनकर ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ यानी गुड़ का मीठा ज़्यादा हो सका ಎಲ್ಲ जीव संकुलन तमाम जानदार चीज़ जो है उत्साहದಿಂದ बहुत एक्साइटमेंट से रहती ओके ಎಂದು ಕವಿ ವರ್ಣಿಸುವಾಗ इस तरह से पोएट जो है डिस्क्राइब करते हुए ಎಲ್ಲರ ಎದೆಗಳ ತುಂಬ हर एक के दिल में जो है सवी चैत्र करको बोल रहे ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ओके तो ये संदर्भ हो गया। नेक्स्ट स्वारस्य में मज़ेदार किस्म की बात किया गया तो ಇಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರದ ವರ್ಣನೆ स्वारस्यकरवाಗಿದೆ। चैत्र महीना जो है, चैत्र का महीना उसका जो डिस्क्राइब करिए मज़ेदार किस्म की बात। चैत्र का महीना, चैत्र मंथ कैसा है अगर को डिस्क्राइब करती ना तो उसके वो एक मज़ेदार किस्म की बात है इसमें। तो 4 पॉइंट्स भी कवर हो कोई तो तुम ना फर्स्ट आई के लेकर तो उसे चेक मार्क्स मिलता, बाद में यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು इसमें कितने पॉइंट्स होती संदर्भ के मौके के पॉइंट्स तो वो लिखे तो, और ये यारू यारिगे लिखो हु सेड टू हुम यानी पोएट बोल रही सो जुमला ये लिखे तो तुम ना 2 मार्क्स यहाँ, बाद में ओवरऑल देखो तुम ना कैसा वर्ड्स लिखो, फॉर्मेशन सब सेंटेंस सब लिखो, देखो उसे 1 मार्क्स टोटल तुम ना यहाँ पे इसको मिलाकर जो है टोटल तुम ना 3 मार्क्स जो है मिल जाते हैं यहाँ पे। ओके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जाएंगे हमें प्रश्न 33 नाड़ नरियवलु हलुगिरिये बिडुवेने करको है। तुम ना देखे तो कुछ मालूम हो जा रहा है ये पोएम का लाइन है, तो पिछले वाला भी पोएम का संदर्भ दिया। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है लेसन के रिलेटेड से दिए, उसके बाद के जो है 32 और 33 जो क्वेश्चन ही ये पोएम के रिलेटेड यानी पोएम यानी नज़म के जो है सवालात दिए गए हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 33 में नाड़ नरियवलु हलुगिरिये बिडुवेने तो एक हले कन्नड़ पोएम है तो उसका एक लाइन है नाड़ नरियवलु हलुगिरिये बिडुवेने। ओके नाड़ नरियवलु यानी तुम एक जंगली एक शहर के कुत्ते जैसे एक शहर के तरफ दौड़ने वाले लोमड़ी के जैसा हलुगिरी ये दाता ही करके दिखाए तो हाथा दाता जो है हिचकिचाए तो छोड़ता नहीं मैं बिडुवेने तुम दाता दिखा के यहाँ से भागने की कोशिश करे तो मैं छोड़ता नहीं। तुम एक किस तरह से वो भी नाड़ नरियवलु एक लोमड़ी के जैसा ओके एक फॉक्स के जैसा तुम दाता दिखाले को ही कले को हिचिकले खड़े तो मैं छोड़ता नहीं तुम्हें। तो ये मालूम हो गया अर्जुना बोलता सो उत्तर कुमार सेगर को। ओके तो ये कौन सा लेसन का है निट्टोटदली हायदनु बिट्टा मंडेली एक नज़म है तुम ना तो उस नज़म का एक सवाल है। तो उस नज़म को मैं डिटेल से इसी चैनल में करको हूँ वर्ड टू वर्ड रीडिंग और उस नज़म का एक्सप्लेनेशन उसमें के तमाम अभ्यास प्रश्नಗಳು तमाम चीज़ें करको। इसके अलावा भी दूसरे क्वेश्चन तुम ना इसी पोएम के होना का तो इसी चैनल में जाकर जस्ट तुम्हें टाइप करो नज़म का नाम तुम ना मिल जाता। ओके तो नाड़ नरियवलु हलुगिरिये बिडुवेने तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखती हैं आಯ್ಕೆ में ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ये सेंटेंस को कवि ಗದುಗಿನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರಚಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೇಲಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ करको लिखती फर्स्ट पॉइंट आಯ್ಕೆ में। ओके प्रस्तुत ई वाक्य में प्रेजेंट ये सेंटेंस को कवि पोएट जो है गदुगिना नारायणप्पा गदुगिना जो नारायणप्पा जो ऑथर हैं उनकी लिखी गई रचिसिदा कर्नाटक भारत कथा मंजरी कर्नाटक भारत कथा मंजरी नाम की किताब से कृतिಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ लिया गया निट्टोटदली हायदनु बिट्ट मंडेली निट्टोटदली हायदनु बिट्ट मंडेली नाम की जो है नज़म से एंब पद्य भागदिंदा आरिಸಲಾಗಿದೆ नाम के नज़म से इस लाइन को लिया गया है सवाल वाले लाइन को लिया गया है। ओके तो युद्ध ಭೂಮಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಇದಾಗಿದೆ ಹೂ ಸೆಟ್ಟು ಹುಮ್ಮೆ ಯೇ ಆಗ್ಯಾ अब ಸಂದರ್ಭ ಉತ್ತರನು ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅಂಜುಬುರುಕ ನರಿಯಂತೆ ಹಲ್ಲು ಕಿರಿಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಉತ್ತರನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ನಡೆ ಎಂದು ಗದರಿಸುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ। ओके मतलब युद्ध भूमि के बेन्नु तोरिसी यानी बैटल फील्ड को अपना पीठ दिखाकर बेन्नु तोरिसी रथदिंद इಳಿದು चैरियट से या फिर उस गाड़ी से उतरकर ಓಡುತ್ತಿರುವ भागने वाले उत्तरनिगे अर्जुन ಹೇಳುವ ಮಾತು अर्जुन बोलने वाली ये बात उत्तर जो है रथदिंद ಇಳಿದು अपने चैरियट से उतर को ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ भागने के वक्त
ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ उसको फॉलो करको ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ फॉलो करको उसको खड़ा और पकड़ को रुकाया तो अंजुबुरु का नरियंते एक डरपोक लोमड़ी जैसा हल्लू किरियुत्ता दाता हिचकिचाले को दाता दिखाले को खड़े रहा तो निंतिरुत्ताने कुन उत्तरा तो आग अर्जुना तब जो है अर्जुना उत्तरा से उत्तरा जो प्रिंस है तो उस प्रिंस को बोलता है युद्ध माड़ो नडे जंग कर चल ಎಂದು ಗದರಿಸುವಾಗ इस तरह से उसको धमकाता है अर्जुन चल जंग कर ऐसा दातन दिखाले खड़ना को तो उस दौरान ये मातु बंदी है सवाल वाला लाइन आया है ओके तो मज़ेदार किस्म की बात स्वारस्य यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರನ ಹೇಳಿತನ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ यानी उत्तरा की जो है कवर्डनेस उसका डरपोकपन बहुत ही मज़ेदार किस्म से बताया गया है हास्यमयವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ओके तो इस तरह से पॉइंट बना को लिखती हैं आई के में फर्स्ट पॉइंट पोएट नेम किताब और पोएम का नाम लिखती हैं सेकेंड हु सेड टू हुम में आता है जैसा कि युद्ध भूमिಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ರಥದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತರನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವ ಮಾತು यानी जंग के मैदान से पीठ दिखाकर यानी चैरियट से यानी गाड़ी से उतरकर भागने के दौरान ओडुत्तिरुव उत्तरनिगे भागने के दौरान उत्तरा से अर्जुना कहता उत्तरनिगे अर्जुना हेಳುವ मातु उत्तरा से अर्जुना बोलता है हु सेड टू हुम यहाँ हो गया अब मौका क्या आगतो उत्तरनु रथदिंद इಳಿದು ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ उत्तरा जो है उस चैरियट से गाड़ी से उतर को जब भागने की कोशिश करता है ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹಿಡಿದು उसको जो है फॉलो करको पकड़ को खड़ा को निಲ್ಲಿಸಿದಾಗ अंजुबुरु का नरियंते एक डरपोक लोमड़ी की तरह हिंदाता है ही करको दिखाले को खड़े रहता अर्जुना को तो अर्जुना तब क्या करता नहीं होता भाई उत्तरा चल युद्ध माड़ू जंग करो करको उसको धमकाता तो उस दौरान ये सेंटेंस आया तो यहाँ पे उत्तरा कुमारा बैटल फील्ड में जो कौरवास की या फिर दुर्योधना की आर्मी को देख को जिस तरह से उन्हें अपने डरपोकपन दिखाता वो एक मज़ेदार किस्म की बात है ओके क्वेश्चन नंबर 9 पद्य पोयम ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು ಪೊಯಮ್ಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ करके लिखो ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬರೆದ ಪೂರ್ಣ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 4 अंकಗಳು अगर बिना मिस्टेक के तुम्हें चारों लाइन में लिखे तो तुम ना 4 मार्क्स मिलती ओके कंप्लीट द पोयम ओके तुम्हें पोयम को पूरा लिखना और हर एक लाइन को भी लिखना बिना मिस्टेक किए लिखना बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए लिखना करेक्ट लिखना तो तुम ना 4 मार्क्स मिलती तो 4 मार्क्स हर एक नज़म से मिलती तो एकांगी और नडेदनु यहाँ तक और काड़ू काड़ू कंडितु यहाँ तक दोनों में से एक लिखो एकांगी से नडेदनु लिखो नहीं फिर काड़ू काड़ू से कंडितु लिखो दो में एक लिखना दोनों लिख ले बेटे तुम ना टाइम वेस्ट मार्क्स तुम ना सिर्फ 4 मार्क्स की मिलती इधर एकांगी का लिखना या फिर काड़ू काड़ू का लिखना दोनों में एक नज़म लिखना तो यहाँ पे देखो शुरू में दिखा कि ಏಕಾಂಗಿ ವೀರನಂತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ದನು ಮಡದಿ ಮಗುವ ತೊರೆದನವನು ಅಡವಿ ದಾರಿ ಹಿಡಿದನು ಅರಮನೆಯ ಮೋಹವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಹೋದನು ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು ದುಬಾರ देखो ಏಕಾಂಗಿ ವೀರನಂತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ದನು ಮಡದಿ ಮಗುವ ತೊರೆದನವನು ಅಡವಿ ದಾರಿ ಹಿಡಿದನು ಅರಮನೆಯ ಮೋಹವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಹೋದನು ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದನು यानी इस नज़म को लिखो या फिर ये जो है बोधि वृक्षद हाड़ू नज़म का है तो वो नज़म भी मैं करको हूँ इसी लेसन में इसी चैनल में जो अलन सर चैनल में तुम्हें जाको वो नज़म को तुम्हें पूरा एक्सप्लेनेशन देख ले सकती हैं और उसमें क्या अभ्यास प्रश्नಗಳು जो सवाल आती हैं वो भी करको वो भी देख ले सकती हैं नेक्स्ट काड़ू काड़ू अलेदावनिಗೆ ये भी उसी का है दोनों में एक लिखना काड़ू काड़ू अलेದಾವಗೆ ನಾಡಿನರ್ಥ ಹೊಳೆಯಿತು ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಡದೊಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿತು ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಆಗತಾನೆ ಬೆಳಗಿತು ಬೋಧಿ वृक्षದಲ್ಲಿ महा ಬೆಳಕೊಂದು कंडितु तो ये नज़म को मैं ऑलरेडी इसी चैनल में एक्सप्लेनेशन करको इसका माना सभी क्या करको तो तुमने यहाँ क्या माना क्या भी लिखने का नहीं है जस्ट तुम्हें नज़म को बाहर करना लिख को प्रैक्टिस करना तो तुम ना 4 मार्क्स तुम्हारे होती तो इसके वास्ते पूरे जो 4 लाइन हर लाइन को एक मार्क्स समझो तुम ना ये एक लाइन लिखे 1 मार्क्स इसको 1 मार्क्स इसको 1 मार्क्स इसमें कितने लाइन्स लिखती हूँ उतने लाइन के हिसाब से देखो जो पासिंग हो जाना कर को सोच रही है उन्होंने ये मेन लिख डाले तो बहुत ईजी 4 मार्क्स तुम्हारे हो जाती है तो इसमें हो सकता पूरे तुम्हें करेक्ट स्पेलिंग लिखना ओके हर एक वर्ड को भी लिख कर ना कौन सा भी वर्ड स्किप नहीं करना अगर सर हमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया वर्ड छोड़ डाले वो सेकेंडरी वैसा हुआ तो अब तुम्हें 4 मिलने की जगह 2-3 ऐसा मिलता होता तो उसके वास्ते तुम्हें बेहतर रहता क्या कहता हर एक लाइन को लिख लिख के प्रैक्टिस करो 20 टाइम्स 30 टाइम्स जितने भी मेमोराइजेशन के नज़म इसके अलावा भी दूसरे मॉडल पेपर में बताता हूँ ओके उसके अलावा भी जो है जब मैं पोएम्स हर एक का पोएम को जो है एक्सप्लेनेशन करता इसी चैनल में जाकर देख ले तो कौन सा मेमोराइजेशन का पार्ट का पोएम है खाली वैसे पोएम उठा को लिस्ट आउट करो
लिख को तुम्हें प्रैक्टिस करो 20 टाइम्स 10 टाइम्स फिर 20 टाइम्स या 50 टाइम्स, ओके। तुम्हें ईजिली तुमने एग्जाम में तो लिख ले सकती, तो 4 मार्क्स तुम्हारे हो जाती है। ये ईजी वाला मेन है, तुमने 4 मार्क्स मिलती है। देखो 4th जो पोएम 4 लाइन को 4 मार्क्स तुमना, ओके। अब नेक्स्ट हमें 10th मेन की ओर के जाएंगे। देख सकते हैं 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, 8 या 10 जुमले में जवाब दीजिए। 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದು, 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದು, 8 या 10 जुमले में जवाब दीजिए, उत्तरिಸುವುದು। तो इसमें विषय अंश क्या कंटेंट है उसके बारे में लिखे 3 मार्क्स, क्या वर्ड्स सब इस्तेमाल कर उसका 1 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स, ओके। तो सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 35 में, ಅಡಿಗರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। अड़ीगर के हिसाब से जीवन यावग जिंदगी जो है कब सार्थक बनते, कब जो है सही बनते, ओके, ಎಂಬುದನ್ನು कने की जो है ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, अपने बातों में लिखो। अड़ीगा के हिसाब से हमारी ज़िंदगी कब, ज़िंदगी का मकसद बराबर कर को होता है, पूरा होता है, यानी ज़िंदगी का मकसद क्या कर को, तो तुम्हें अपने बातों में लिखो। अड़ीगा के हिसाब से ज़िंदगी के जो मकसद को, जीवन हमारी ज़िंदगी कब जो है मकसद सही होता है, पूरा होता है करने की बात को तुम्हारे बातों में लिखो। यानी अड़ीगा अपने गुरी पोयम में क्या बोलना चाह रही, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या रहना, कौन सा रहना, कैसा हमें उसको पूरा करना, ओके। तो ये तमाम चीज़ें क्या बोल रही हैं इसके बारे में लिखो। या फिर गुरी पद्यದ ಸಾರಾಂಶ, या फिर गुरी नज़म को सारांश, उसके समरी को, गुरी पद्यದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುವ अंशगुणेंगे, आप जो पसंदीदा लाइन्स थी उसके तहत जो है तुम्हें डिस्क्राइब करके लिखो, विवरिसी। यानी गुरी पोयम का जो है समरी लिखो। या फिर अड़ीगा जो है बोल रहे हैं हमारी ज़िंदगी जो है कब जो है वो आने जो खुदा दी है ज़िंदगी कब जो है देने का मकसद पूरा हुआ कर को बनता है, तो किस तरह का मकसद रहना कर को बोलती, तो उसके बारे में लिखो। यानी यहाँ दोनों पे क्या बोल रहे हैं, ज़िंदगी का मकसद के बारे में लिखना, गुरी गोल एम, ओके। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट सवाल को दिया तो किस तरह से लिखना। ಕವಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು। ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಇರುವಂತೆ, ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಇರುವಂತೆ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಗುರಿ ನಮಗೂ ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸುವಂತಿರಬೇಕು, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬಾರದು, ಇತರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಳಲಿಸಬಾರದು। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವವನ್ನು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಪರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು। ಇದುವೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ। ಕಮಲ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಮೇಲೆ ಬಾಂಧಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಅರಳಿ ದೇವರ ಮುಡಿ ಸೇರಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನವನು ಅಚಲವಾದ ಹೆಗ್ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದರ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು। ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ, ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು। ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಗುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ, ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ओके, तो इसमें क्या बोल रही पोएट, यानी हमारी ज़िंदगी का मकसद कब पूरा होता है तो अकॉर्डिंग टू द कवि पोएट ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು, जो गुरी नज़म लिखो ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ, उन्होंने बोल रही ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ज़िंदगी में ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರಿಯನ್ನು, ज़िंदगी में एक जो है एम को, एक गोल को जो है इट्टुकोंडु रखले को ಅದನ್ನು और उसको अचीव करने, ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, उसको अचीव करने पाने के वास्ते ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು, दिन रात जो है हमें मेहनत करना। ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಇರುವಂತೆ, ಏಕ್ ಬೋಕು ಏಕ್ ಗೋಲಿಯ ಏಮ್ रह सका, ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ एक बॉडी में आत्मा ಒಂದೇ ಇರುವಂತೆ, एक बॉडी में एक सोल रह सका, जीवनಕ್ಕೂ हमारी ज़िंदगी में भी ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇರಬೇಕೆಂದು, एक ही गोल रहना, एक ही एम रहना करको बोलती ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಗುರಿ, हमें जो रखने वाला जो गोल है,
ನಮಗೂ हमना भी और ದೇಶಕ್ಕೂ ಈ ಮುಲ್ಕು भी ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸುವಂತಿರಬೇಕು दोनों को अच्छा चाहने वाला चीज़ रहना ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬಾರದು हमें सेल्फिशनेस नहीं रहना इतर जीविಗಳನ್ನು ಬಳಲಿಸಬಾರದು और दूसरे जानदार चीज़ों को तकलीफ नहीं पहुंचाना इस तरह से हमारे गोल रहना ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಲ್ಲಿ हर एक बंदे में हर एक इंसान में दैवत्वವನ್ನು एक खुदा के पन को जो है भूमिಯಲ್ಲಿ खुदा जो है हर एक इंसान में भगवान का रूप को देखना और ज़मीन पर ही जो है स्वर्गವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ यानी जन्नत की खुशी को जो है पाते हुए परहितक्काಗಿ दूसरों की अच्छाई के वास्ते हमें मेहनत करना श्रमिसಬೇಕು और इದುವೇ ये जो है मनुष्यನ जीवन ये जो है इंसान की ज़िंदगी कमल केसरिनल्लिये हुट्टिद्दरू कमल का फूल जो है चीकड़ में खिलता है चीकड़ में उगता है कमल केसरिनल्लिये कमल जो है कीचड़ में उगता है हुट्टिद्दरू मेले बांदड़वन्नु ऊपर जो है आसमान को नोड़ी देखते हुए सूर्यನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ सूरज के किरणों को जो है अरली खिलकर देवर मुड़ी सेरी भगवान की जो है चरणों तक आ जाता है सो तब जो है जीवन सार्थक माड़ी अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर लेता उस तरह से तो अದೇ ರೀತಿ उसी तरह इंसान भी ಮಾನವನು अचलवाद एक बढ़िया सा एक गोल हेग्गुरिಯನ್ನು ಹೊಂದಿ एक बढ़िया सा गोल बढ़िया सा मकसद अपनी ज़िंदगी में सही मकसद को रखने को ಅದರ ಸಾಧನೆಗೆ उसको पाने के लिए उस मकसद को पूरा करने के लिए हगलिरुಳು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು दिन रात कोशिश करना दिन रात मेहनत करना सिर्फ गोल रख लेना मकसद रख लेना नहीं सही मकसद रखना दूसरा क्या उस मकसद को पाने कोशिश करना दिन रात एफर्ट डालना और गुरी साधನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ और उस मकसद को पूरा करने के दौरान ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು कौन से भी रुकावटें मुसीबतें आफतें ಬಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ उनको बिना डरे ಧೃತಿಗೆಡದೆ या फिर अपने बिना डरे बिना जो है हिम्मत हारे ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ उनको सामना करते हुए ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು आगे बढ़ना ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನವನು उसी तरह इंसान भी जो है ತನ್ನ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ತೊರೆದು अपने जो है जो है इसको अपने जो है लो थिंकिंग को छोड़कर जीवनದ ದೇವನ ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने ಸಾಧಿಸಲು ನಗುತ್ತಾ ಹಸಿ से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहना ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದಾಗ जीवन सार्थकवागुತ್ತದೆ ज़िंदगी करने का मकसद पूरा होता है ಎಂದು कविಗಳು इस तरह से पोएट कहते हैं ओके तो ये पोएट यहाँ नज़मकार जो है किस तरह से जो है गुरी ज़िंदगी का मकसद पूरा होता अगर को बोलती वो पॉइंट्स को लिखना फर्स्ट सवाल का क्वेश्चन दिया तो ओके नेक्स्ट क्या गुरी पोयम में कौन सी बातें तुम्हें पसंद करती उसका समरी लिखो कर को सेकंड को दो में एक लिखना दो भी लिख बैठना नहीं दो भी वोश पोएम का रहता है तो ज़िंदगी का मकसद कब पूरा होता है किस तरह से वो पूरा कर लेना वो फर्स्ट क्वेश्चन में दूसरा अब ज़िंदगी का मकसद या गोल के बारे में हमें क्या पसंदीदा लाइन सी जो पोएट बोल रही हैं उस तरह के पॉइंट्स को हमें लिखना ओके तो वो सेकंड सवाल में लिखती तो सेकंड सवाल का आंसर मैं पढ़ता हूँ उसके बाद वो भी समझा तुम देख लो दो में एक लिखना तुम्हें तो 4 मार्क्स का ये सवाल तो सर हमने पूरा पॉइंट्स नहीं होता तो कितना पॉइंट्स हो सकता है उतना लिखो अब बोले 3 मिलेगा 2 मिलेगा एट लास्ट तुम्हें कुछ तो लिखो रहे 1 मार्क्स तो मिलेगा ओके तो अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट्स तुम्हारा वर्ड जो है कैसा फॉर्मेशन कर कोई सेंटेंस कैसा लिखो ही क्या क्या पॉइंट्स लिखो इसके तहत जो है तुम्हें 4 मार्क्स मिलती तो ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಕಮಲ ಕೆಸರೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ದೇವರ ಮುಡಿ ಸೇರಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ರವಿ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಮೆರೆದಾಡಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು तो ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವ ಹೇಡಿತನವನ್ನು ಹೆಣ್ತನವನ್ನು ತೋರಬಾರದು ಹಿಡಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಪೌರುಷದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಗಲಿರುಳು ಹೋರಾಡಬೇಕು ನರನೊಳಗೆ ನಾರಾಯಣನ ರೂಪವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಪರಹಿತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ತುಂಬಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗುರಿ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ तो इसका समरी लिखती तुम्हें
तो सबसे पहले देखते हैं ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ಜಿಂದಗಿ में एक सही एक बढ़िया सा एक गोल रहना, एक मकसद रहना, ಆಗ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ होता, तब जो है ज़िंदगी का मकसद पूरा होता है. कमल ಕೆಸರೊಳಗೆ, कमल का फूल जो है कीचड़ में हुट्टिदरू उग्या तो भी देवरा मुड़ी सीरी, यानी भगवान के चरणों तक, भगवान के पास जो है पहुंचकर अपना जो है मकसद पूरा कर लेता, सार्थकತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, अपना मकसद पूरा कर लेता. उसी तरह रवि किरणगली, सूरज के किरणों में वो मेरेदाड़ी विजृंभिसी, सूरज के किरणों में वो लहराते हुए, सेलिब्रेशन करते हुए वो बड़ा होता है, खिलता है. ಅದೇ ರೀತಿ उसी तरह हम भी जो है ನಾವು ಸಹಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು अपने एक बढ़िया सा मकसद रखो, उस मकसद को जो है पूरा करको तलुपಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. हमें मकसद को पूरा करना, रखले को उसको पूरा करना. ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಾಗ उस गोल या मकसद को पहुंचने के वक्त आसानी नहीं रहता रास्ता. ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳು, कौन से भी रुकावटें, हर्डल्स, प्रॉब्लम सब आती, राइट. तो उसको बोलते हैं अड़चಣೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು, प्रॉब्लम्स. कौन सा भी हमें मकसद रख लें तो उसको पाना है, उसको हल करना है, तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आती, प्रॉब्लम्स आती. तो ऐसा आए तो सामना ಆಯಿತು, ಎದುರಾದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವ, उसको डरने वाले नहीं बनना. ಹೇಡಿತನವು यानी कवर्डनेस, ಹೆಣ್ತನವನ್ನು यानी कवर्डनेस, एक डरपोकपन, ये सब छोड़कर दिखाना नहीं, इनको छोड़कर हिडिದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ जो मकसद, जो रास्ता पकड़े, ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು, उस मकसद को पूरा करने के लिए ಪೌರುಷದಿಂದ एक मर्द की तरह आगे बढ़ना, हिम्मत से आगे बढ़ना. जिस तरह ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗುರಿ, एक बो एंड एरो को, एक बो को एक ही जो टारगेट रहता है, एक ही जो है एम रहता है, एक निशाना, एक तीर को. ओके, उसी तरह एक बॉडी को, ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, एक बॉडी में एक सोल, यानी एक शरीर में, एक जिस्म में एक रूह रहती है, ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ, हमारे ज़िंदगी को क्यों हलವು ಸಾಧ್ಯಗಳು, बहुत सारे मकसदों को, बहुत सारे जो एक्सपेक्टेशन को नहीं रखना. ओके, जिस तरह सब में एक एक रहता, उसी तरह एक रखना हमें. तो ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು एक बड़ी सी गोल, एक बड़ी सी मकसद रखलेको, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ, उसको पूरा करने के वास्ते ಹಗಲಿರುಳು ಹೋರಾಡಬೇಕು, दिन रात हमें मेहनत करना. और नरनೊಳಗೆ नारायणನ रूप, ये ऑलरेडी पिछले लाइन में जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो पॉइंट्स. तो इस तरह के पसंदीदा पॉइंट तो तुम्हें गुरी में बताइए, इसमें कितने पॉइंट्स हो सकती हैं, तुम्हें उसे लिखो अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट्स, और किस तरह से तुम्हें जो एक्सप्रेस करी तुम्हारा आंसर उसके हिसाब से मिलती. तो 4 मार्क्स तुमने रहती, जो भी लिखती करेक्ट लिखो, अच्छे से लिखो. ओके, इफ़ इट इज़ थोड़े बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो डोंट वरी अबाउट दैट, हो सकता अवॉइड करो, इक्का दुक्का, तुम्हें बच्चे हैं, तुम्हारे से हो गया तो नॉट टू वरी अबाउट दैट. तो इस तरह से तुमने मार्क्स मिलती. तो आगे का मेन इसी पेपर का अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, जो कि पैसेज रीडिंग और एसे रेटिंग, लेटर रेटिंग आता है, तो हमें वो नेक्स्ट जो है क्लास में कंटिन्यूटी करेंगे.